गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 सोशल साइंस में हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में। तो कल महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, जिसमें महाराणा प्रताप का जो समय था वो 1572 से 1597 97 1572 से 1597 ईस्वी। इसमें अपन कल पढ़ रहे थे कि इसके समकालीन दिल्ली पर किसका साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य स्थापित था। तो जब अकबर नागौर में अपना दरबार लगाता है, उस नागौर दरबार में मेवाड़ रियासत के अलावा सभी रियासत की अधीनता स्वीकार करने के लिए उसके सामने उपस्थित होती है, लेकिन मेवाड़ रियासत से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता। इससे क्या होता है? अकबर क्रोधित होता है, और अकबर क्रोधित होकर के उसको क्या करता है? महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए अजमेर में इसको बंदी बनाने की योजना तैयार करता है, और वहाँ से मानसिंह और आसफा के नेतृत्व अपनी सेना को मेवाड़ की तरफ भेजने का कार्य करता है। जिसमें ये सेना यहाँ से जब अजमेर से चलती है, तो उसके बाद में मांडलगढ़ में जाकर अपना पड़ाव डालती है, और मांडलगढ़ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। फिर उसके बाद में गोगुंदा वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में महाराणा प्रताप से इनकी भेंट होती है। वहाँ पर आमने सामने इनके युद्ध होता है। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप की तरफ से सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हकीम का सूर। और अकबर की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले थे मानसिंह प्रधान सेनापति, और उसका सहयोगी जो था वो था आसफ खां। इनके मध्य हल्दीघाटी का युद्ध होता है। इसमें अपन कल देख रहे थे, तो कल अपन कहाँ तक पहुंच चुके थे? दोबारा देख लें अपन यहाँ से। तो इसके बाद में 18 जून 1576 को जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, तो ये महाराणा प्रताप ने क्या किया? गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य उस सेना से निपटने के लिए इसने अपना पड़ाव डाला, और इस घाटी में एक बार में एक ही आदमी प्रवेश कर सकता है। इस घाटी की खासियत क्या थी कि एक बार में केवल एक ही आदमी इधर से उधर क्रॉस कर सकता था। तो इस घाटी में एक बार सैनिकों की कमी होने, महाराणा प्रताप के पास सैनिकों की कमी थी और अकबर के पास सैनिकों की बहुत ज़्यादा तादाद थी। तो उससे निपटने के लिए इसने उस घाटी का सहारा लिया, और जहाँ प्रताप के पहाड़ों से परिचित जो सैनिक थे, वहाँ की जो भील जनजातियाँ पहाड़ों में निवास करती थी, वो इसकी सहयोगी थी, और वो छिपकर वार करने में काफ़ी माहिर थे। वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से कई बार उस जंगल में भटकते भटकते या तो कोई जंगली शेर खा जाते उनको, या फिर प्यासे मर जाते, या फिर उनके महाराणा प्रताप के सैनिकों से भिड़कर वहाँ पर अपनी जान गंवा बैठते। इस प्रकार से मुगल जो सेना थी वो इतनी ज़्यादा हताहत हो गई इनकी सेना से युद्ध करते करते कि वो इधर उधर भागने लगे। फिर दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध की घोषणा के साथ में आमने सामने युद्ध करना प्रारंभ करती है। राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सेना चारों ओर जान बचाकर भागने लगी। प्रथम चरण के इस युद्ध में हकीम का सूर का नेतृत्व बलराम जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था, और मुगल इतिहासकार बंदायूनी, मुगलों का इतिहास लिखने वाला एक व्यक्ति बंदायूनी जो था, वो भी इस युद्ध में भाग लिया था। उसने भी, वो स्वयं भी इस युद्ध में उससे भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खान ने एक झूठी अफवाह फैला दी। जब मुगल सेना इधर उधर भागने लगी तो उसने अफवाह फैलाई कि अकबर और शाही सेना लेकर के हमारे सहयोगी हमारी सहायता के लिए आ रहे। तो उससे क्या हुआ? सेना डटकर सामना करने लगी और युद्ध करने लगी। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल के नाम से जानते हैं, में आकर जम गए। इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा और रामप्रसाद हाथी, और मुगलों की ओर से गजमुक्ता और गजरात हाथियों के मध्य, यानी हाथी की सवारी करने वाले क्या करते थे? युद्ध करते थे। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ? रामप्रसाद हाथी के मावत होता था हाथी को चलाने वाला। तो मावत के मारे जाने के कारण रामप्रसाद हाथी मुगलों के हाथों क्या हो गया? मुगलों के हाथ लग गया, और रामप्रसाद हाथी अकबर के लिए बहुत महत्व था। अकबर इसके ऊपर कई दिनों से उसकी नजर थी, रामप्रसाद हाथी के ऊपर। अकबर ने पीर प्रसाद, अब इसने कहा कि जो रामप्रसाद हाथी था वो अकबर के हाथ लगा, और उसका नाम अकबर ने क्या रख दिया? रामप्रसाद से चेंज करके उसने पीर प्रसाद उसका नाम रख दिया। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। तो स्वामी भक्त घोड़े चेतक से वो सवारी कर रहा था, युद्ध कर रहा था, और उसी चेतक को जैसे ही इशारा किया तो चेतक इतनी तेजी के साथ मुगल सेना को चीरते हुए इसकी तरफ बढ़ा, मानसिंह की तरफ।
और मर्दाना नामक हाथी पर अपने सिर के ऊपर अपने पैर टिका दिए और इससे क्या हुआ, महाराणा प्रताप को मौका मिल गया उसके ऊपर भाले से वार करने का। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, लेकिन मानसिंह क्या हुआ, जो हाथी के ऊपर जो एक तरह से उसके बैठने का जो ओहदा लगा होता है उस ओहदे में छिपने के कारण उसके पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति था वो मारा गया और वो बच गया, परंतु मानसिंह ओहदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। ओहदे की छतरी का एक डब्बा टूट गया और इसी समय हाथी की सूंड में लगी हुई जो जहरीली तलवार थी उसे जब वापस नीचे उतरते वक्त क्या हुआ, चेतक की टांग जो थी उसके ऊपर उस जहरीले खंजर से क्या हुआ, चेतक की टांग कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने क्या किया, प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झालामन्ना सेना को चीरते हुए जब महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो महाराणा से उसने निवेदन किया कि आप राज चिन्ह यानी जो मुकुट था वो मुकुट उतार कर मुझे दे दीजिए। इससे मुगल सेना जो थी वो उसको झालामन्ना को महाराणा प्रताप समझकर उसके ऊपर टूट पड़ेगी। तो इस समय आपके युद्ध से चला जाना बेहतर है। और इसी में मेवाड़ की भलाई भी थी, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप वहीं पर अगर उनके मुगलों के हाथ लग जाता तो उसके बाद में आगे की लड़ाई कौन लड़ता है, तो इसलिए उसने क्या किया, चेतक की घायल होने की अवस्था में महाराणा ने भी वैसा ही किया और राज चिन्ह जो है वो किसको दे दिया, झालामन्ना को। और जैसे ही झालामन्ना के ऊपर मुगल सेना ने राज चिन्ह देखा तो उस पर तलवारें लेकर टूट पड़े। झालामन्ना इन प्राणों का भरपूर सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा में एक नाला था, उस नाले को पार करते हुए उसने भी क्या कर दी, परलोक सिधार गया यानी मारा गया। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कभी किसी परिस्थिति में नहीं रोए थे, परंतु उनके बारे में कहा जाता है कि चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे। उसी समय वो नीला घोड़ारा असवार शब्द राणा ने सुने और प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो किसने बोले थे ये शब्द, उसके भाई शक्ति सिंह ने। उसके सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। अब शक्ति सिंह क्या था, इससे पहले इसके साथ धोखा कर चुका था तो वो उससे अपने धोखे पर पछतावा कर रहा था। तो सामने शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़ क्षमा याचना की और महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाकर क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, अमर महाकाव्य जो काव्य वंशावली है उस या राज प्रशस्ति दोनों से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि शक्ति सिंह क्या हुआ था, वापस किसके पास आ गया था, महाराणा प्रताप के पास, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान के द्वारा ये तो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। कुछ इतिहासकार ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी। अब कुछ इतिहासकार जो इतिहास लिखने वाले व्यक्ति थे वो इस युद्ध को, कौन सा हल्दीघाटी युद्ध को अनिर्णित युद्ध यानी इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ या परिणाम विहीन, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। परिणाम तो इसका क्या निकलता, क्योंकि अकबर की तरफ से जो मानसिंह को कहा गया था कि मेरे को किसी भी कंडीशन में कौन चाहिए, महाराणा प्रताप बंदी बना हुआ होना चाहिए, तो वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए इसको परिणाम विहीन युद्ध भी बताया जाता है। उद्देश्य क्या था, अब उस उद्देश्य को ध्यान में देखते हैं। अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना और अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, लेकिन अथवा मार देना, दोनों में से एक चीज थी, तो दोनों ही नहीं कर पाए। फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने साम्राज्य में मिला देना, लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। मुगल सेना की विजय प्रमाणित इसलिए नहीं होती क्योंकि अकबर की मानसिंह और अशोका के प्रति क्या थी, नाराजगी। अगर आसफ खां और मानसिंह अगर जीत जाते तो अकबर उनके प्रति नाराज नहीं होता, तो उसकी नाराजगी जाहिर करने का मतलब है कि ये दोनों वहां पर जीत हासिल करके नहीं आए, तो उनकी ड्यूटी बंद कर दी गई। ड्यूटी का अर्थ क्या होता था, वही चीज उनकी मनसबदारी जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो बंद कर दी गई। मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना। मुगल सेना जब मेवाड़ में थी तो हम हर समय उनको डर बना रहता था कि कब कब महाराणा प्रताप कौन सी, क्योंकि मुगलों का अधिकार तो हो गया था महाराणा कहाँ पे, मेवाड़ के ऊपर, लेकिन वहां पर जब मुगलों की सेना रहती थी लेकिन वो हर समय डरी रहती थी, पता नहीं कब किस तरफ से महाराणा प्रताप यहाँ पर आक्रमण कर दे। तो मेवाड़ की सेना का पीछा नहीं करना, जब मेवाड़ की सेना जा रही थी तो उसका पीछा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको मरने का भय, जो डर था वो हमेशा बना रहता था। ऐसे परिदृश्य जो हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते। अब इन सभी चीजों से पता लगता है कि महाराणा प्रताप यहाँ पर क्या हुआ, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं, न उसके बंदी बना और न उससे मारा गया। इस कारण से ये जो युद्ध था किसके पक्ष में चला गया, महाराणा प्रताप के। फरवरी 1577 ईस्वी में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी में सेना लेकर के 1579 ईस्वी तक शाहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना, यानी एक बार तो स्वयं अकबर चला गया, उसके बाद में 1577 से लेकर 1579 तक शाहबाज खान ने 3 बार प्रयास किया,
इसको महाराणा प्रताप को पकड़ने का, लेकिन वो उनके उद्देश्य पूरे नहीं कर पाए, वे भी इसमें असफल रहे। महाराणा प्रताप कोल्हारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता, यानी जंगलों में घूमते हुए भी उसने क्या किया था कि महाराणा प्रताप ने कोल्हारी गांव में कमलनाथ पर्वत जो था वहां पर आवरगढ़ जो है उसको अपनी राजधानी बना लिया। और उसने अपनी अस्थायी राजधानी बनाने का मतलब है कि उसके पास सेना थी और वो अभी भी अकबर से मुकाबला करने के लिए तैयार था। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खानकाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खानकाना के साथ उसका परिवार भी आया था, तो जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर क्या किया, शेरपुर पर आक्रमण कर दिया। और शेरपुर में क्या किया हुआ था, अब्दुल रहीम खानकाना का परिवार ठहरा हुआ था। तो आक्रमण कर अब्दुल रहीम खानकाना के परिवार को किसने बंदी बना लिया, अमर सिंह ने। उसको बाद में महाराणा प्रताप ने उस परिवार को वापस, अमर सिंह को आदेश दिया इस परिवार को आपसे सकुशल रूप से वहीं वापस छोड़ कर आओ जहाँ से इनको बंदी बनाकर लाए। तो महाराणा प्रताप इससे नाराज हुआ और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खानकाना के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़कर आने को कहा गया। अब इसका कारण क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उनका जो युद्ध चल रहा था वो सैनिकों के साथ या अब्दुल रहीम खानकाना के साथ चल रहा था, तो उनके परिवार को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेवाड़, ये मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर है उसकी। ये मुगलों का मुख्य था, यहाँ पर इस बॉर्डर पर मुगलों का थाना बना हुआ था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ क्या किया, इस थाने पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर किसका अधिकार हो गया, प्रताप। धीरे धीरे उसने क्या किया, मेवाड़ के क्षेत्रों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर का जो शासक था भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को किसके विरुद्ध, पहले मानसिंह गया था, अब की बार कौन गया है, उसका छोटा पुत्र था भारमल का। मानसिंह भी भारमल का ही पुत्र है, लेकिन वो बड़ा पुत्र था, अब की बार छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, अभी तो उसकी मांडलगढ़ में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जहाँ पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा। अभी मालपुरा जानते हो, ये मालपुरा वाला जो क्षेत्र है ये किसमें आता था, आमेर रियासत में। पहले मालपुरा को लूटा और झालरा तालाब के निकट एक शिव मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी और दक्षिणी भाग, जो 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, कि लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन का अर्थ क्या होता है, यानी अचानक से किसी क्षेत्र से कोई आक्रमण होता है तो तुरंत उस क्षेत्र से तो सैनिकों के लिए उसको आपातकालीन राजधानी घोषित किया। चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। 1585 से लेकर अगले 28 वर्षों तक ये चावंड ही जो है वो राजधानी बना रहा। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की क्या हो गई, प्रत्यंचा का, धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसको, अब इसका जो धनुष है वो इतना भारी था, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त इसके क्या हो गई, चोट लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उसकी चावंड में मृत्यु हुई और चावंड से 11 मील दूर बाडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा का क्या किया गया, दाह संस्कार। खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी, आज भी उन्हें इसे हम इस महान योद्धा की याद के रूप में जो क्षेत्र है वहाँ पर आज भी छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप की समाधि दिख रही है फोटो में, बारडोली चावंड में बनी हुई है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ कि वो जो चाहता था वो नहीं कर पाया, यानी उसने स्वयं ने न तो महाराणा प्रताप को पराजित किया और नहीं बंदी बना पाया, तो इस चीज का दुख उसको भी हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आडा एक इतिहासकार था, उसने इसके बारे में लिखा है कि अस लेगो अणदाग माग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती गयो दसण मोद रसना उसी निसास मुख मरिया नयन तो मर्द सा प्रताप सी। यानी प्रताप के बारे में उसने एक ऐसे शब्द कहे, इसका अर्थ ये हुआ कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह जो अकबर था उसने भी क्या किया था, अपनी जीभ दांतों तले दबाई थी। इसको मतलब इतना दुख हुआ था उसको भी। अब दुख होने का कारण क्या था कि वो चाहता था कि मेरे जीते जी मैं इसको पराजित करूं, लेकिन वो पराजित नहीं कर पाया। जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए थे, यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने भी आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया। घोड़े को दगवाने का अर्थ होता है उसने कभी भी अपने घोड़े को और स्वयं को कभी उसके अधीन नहीं होने दिया।
अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकने दिया और वास्तव में तू सब तरह से क्या हो गया, जीत गया, विजयी रहा। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली या दिवेर को मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में राव चंद्रसेन आता है। अब राव चंद्रसेन के बारे में बताया जाता है कि एक महान योद्धा था वो भी। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। ये मालदेव झालारानी स्वरूपदेव का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी क्या हुआ, बड़े भाई की मृत्यु होने पर छोटे भाई को शासक बनाया गया, मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे क्या हो गए, नाराज हो गए और बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर सहायता प्राप्त की। यानी एक भाई कहाँ चला गया, अकबर की शरण में चला गया जब उसको राजा नहीं बनाया गया। अकबर की भी इसी समय इसी ट्रैक में था। अब अकबर भी चाह रहा था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके खिलाफ सबूत, वो भी चाह रहा था कि उससे युद्ध करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना कहाँ भेजी, जोधपुर की ओर भेजी। इसके विरुद्ध, राव चंद्रसेन के विरुद्ध, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भाद्राजून में जाकर शरण ली। तो यहाँ पर किसका अधिकार हो गया, अकबर का। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार, वही दरबार है 1570 वाला। 1570 में दरबार लगा था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध यहाँ पर जोधपुर की तरफ से नेतृत्व करने की तरफ से कौन आया था, चंद्रसेन इसके दरबार में आया तो था, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार और अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर, अब प्रतिस्पर्धी उदय सिंह वही मेवाड़ का शासक, नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला गया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना जो है भाद्राजून भेजी, क्योंकि भाद्राजून में शरण लिए हुए था। भाद्राजून से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला और चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र के पास सोजत पड़ता है पाली में, वहां पहुंच गया। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना पहुंच गई। तो राव चंद्रसेन ने वहां से कहाँ पहुंच गया, सिवाड़ा बाड़मेर में चला गया। यानी ये पीछे तो इसकी क्या लगी हुई थी, मुगल सेना, और आगे दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। सिवाड़ा बाड़मेर पहुंचा। सिवाड़ा से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों पाली में सचियाई नामक स्थान पर पहुंच गया, जहाँ 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, बूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। बूला बिसरा राजा यानी कभी भी ये ठिकाने पर एक जगह नहीं रहा, कभी कहाँ इसने क्या किया, जोधपुर में जैसे आक्रमण हुआ तो वहां से भाद्राजून से सोजत पहुंच गया, सोजत से फिर बाड़मेर पहुंच गया। इस प्रकार ये हमेशा पूरे लाइफ टाइम जब तक जीवित रहा तब तक इधर उधर भागता ही रहा। तो ये इस प्रकार राव चंद्रसेन। अब राव चंद्रसेन के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसने भी क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके भाई ने अपनी रियासत को अकबर के अधीन कर दिया था। नेक्स्ट आता है बीकानेर का राय सिंह। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। तो हम पढ़ चुके हैं आमेर के बारे में, महाराणा प्रताप मेवाड़ रियासत पढ़ चुके हैं, जोधपुर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आती है बीकानेर। तो राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। ये सभी का जन्म अभी तक अपन ने पढ़ा है वो 40, 41, 42 के आसपास ही है। यानी सामने दिल्ली में किसका साम्राज्य था, अकबर का, और इधर बीकानेर में भी वही है। महाराणा प्रताप का जन्म भी 42 के आसपास ही है। राव चंद्रसेन का जन्म भी इसी समय है। तो ये कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को और 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में। ये वही एक ही दरबार है, वो अलग अलग दरबार नहीं है। 1570 में लगे नागौर दरबार में ये अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का क्या बन गया, विश्वास पात्र बन गया। राय सिंह जो हम पढ़ चुके थे जब महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे कि जोधपुर, बीकानेर, इन रियासतों ने क्या किया था, अकबर के नागौर दरबार था उसमें अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद राय सिंह क्या बना, जब पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद में स्वयं बीकानेर का शासक बना और उससे पहले अकबर को सेवाएं दे रहा था, अपनी अकबर की सेना में शामिल हुआ था। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में क्या कर दिया था, विद्रोह।
राय सिंह ने कटोली नामक गांव में उसका दमन किया। कटोली नामक गांव जो किसने विद्रोह किया था? इब्राहिम मिर्जा ने। तो उसके विद्रोह को इसने दबाया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही किसके अधीन हो गया? मुगलों के। क्योंकि ये भी तो युद्ध किसकी तरफ से कर रहा था? मुगलों की तरफ से। अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो गई? मृत्यु। तो महाराणा प्रताप कितने भाई थे? जगमाल, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप 3 भाई थे। सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर जब ये युद्धों में जीतने लगा तो अकबर इससे प्रसन्न हुआ और 1593 ईस्वी में जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है, तो जूनागढ़ किसको दे दिया? क्योंकि बीकानेर का शासक तो स्वयं ही था ये, तो इसको वो जूनागढ़ जो था वो भी देश से दे दिया। जो किसके अधीन था? पहले अकबर के। उसने उसे 1604 ईस्वी में शमशाबाद, नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि प्रदान की। इसको बोलते हैं बीकानेर का राय सिंह। तो ये बीकानेर का पहले इसको राय की उपाधि किसने दी थी? अकबर के द्वारा। राय सिंह ने 1589 और 94 के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का जो निर्माण कराया, एक किले का निर्माण करवाया। यहाँ पर वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई, प्रशस्ति का एक बोर्ड लगवाया इसने, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से, राय सिंह के द्वारा लगाई गई, इसलिए उसको राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। राय सिंह एक साहित्यकार भी था। साहित्यकार साहित्य लिखने का यानी लेखन का कार्य भी करता था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका यानी छोटी छोटी कहानियाँ इसने लिखी थी। करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र के नाम से जाना जाता है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में क्या पड़ा था? अकाल। और राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी इसने करवाई। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में? बीकानेर में चित्रकला का प्रारंभ जो है वो राय सिंह के शासनकाल से ही माना जाता है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिणी भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी में हुई। और राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान जहाँ रेगिस्तान के फोक, रेगिस्तान का फोक का मतलब रेगिस्तान में उगने वाली जो झाड़ी होती है उसको रेगिस्तान का फोक कहा इसने। तो ये जब दक्षिणी भारत में पहुंचा तो दक्षिणी भारत में इसने क्या किया? उस झाड़ी को देखा। अब कोई भी अपन देखें कि जैसलमेर में कोई झाड़ी है, अब जैसलमेर वाली झाड़ी को अपन जाकर दक्षिणी भारत के किसी राज्य में देखते हैं तो यार अपन सोचते हैं कि ये झाड़ी तो कहाँ मिलती है? केवल रेगिस्तान में मिलती है, कि यहाँ कैसे मिल सकती है? तो यही हालत इसकी थी कि दक्षिण भारत के बुरहानपुर में 1612 ईस्वी में जब राय सिंह ने दक्षिणी भारत में एक स्थान था, वहाँ पर रेगिस्तान के फोक नामक झाड़ी को देखकर वो उससे लिपट गया। अब लिपटने का अर्थ ये होता है कि हम अपने क्षेत्र को छोड़कर कभी बाहर जाते हैं तो बाहर अपना कोई अपने को मिल जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन जयपुर से हैं और जयपुर वाले कई बार दिल्ली चले जाएं और दिल्ली में अब निवास करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। जयपुर से कोई भी गाड़ी जाती है और अपने को दिखती है कि राजस्थान रोडवेज की कोई गाड़ी है तो अपने को वही अच्छी लगती है। जब कोई राजस्थान वाला व्यक्ति अपने पास में आता है तो और अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है कि इस प्रकार से जब ये दक्षिणी भारत में पहुंचा तो राजस्थान में जो खेजड़ी के झाड़ी उगती है, उस झाड़ी को देखकर वो उसे लिपट गया और उसने कहा तू उसे देसी रोकड़ा, मैं परदेसी लोग, यानी तू तो देसी रोकड़ा है और मैं परदेसी लोग। माने अकबर कि मेरे को तो अकबर ने यहाँ भेजा है। उस रोकड़े को जो झाड़ी थी उस झाड़ी से कह रहा है कि मेरे को तो अकबर ने यहाँ भेजा है, लेकिन रेगिस्तान को छोड़कर तू क्या लेने आ गया यहाँ पर? क्यों तू आए? भोग, उसको भोग के नाम से जानते हैं। तो इसने कहा कि अर्थात तू देसी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है कि अकबर के आदेश के अनुसार मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन भोग तू क्या लेने आया यहाँ पर? तो उस ढूंढने के बारे में इसने एक कहावत कही है कि तू से देसी ढूंढना मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, यानी हमें तो अकबर ने भेजा है लेकिन तेरे को किसने भेजा? भोग। ये भोग नामक एक झाड़ी होती है जो कहाँ होती है? केवल रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में। सवाई जय सिंह और जय सिंह द्वितीय ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज महाराणा प्रताप, बीकानेर का राय सिंह और रावचंद्र सिंह 3 हो गए, तो तीनों को ध्यान से पढ़ के आना है सभी को। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सवाई जय सिंह। धन्यवाद।